अस्सलाम वालेकुम। 80 की दिहाई से पाकिस्तान में इंतहा पसंदी ने, बल्कि ये कहा जाए कि मजहबी इंतहा पसंदी ने जिस तरह अपने पंजे गाड़े, आज तक हमारी नस्लें उसकी जो असरात हैं वो भुगत रही हैं। गुज़श्ता दिनों होने वाली एपेक्स कमेटी में वज़ीर आज़म ने वाज़े पैगाम दिया कि फितनतुल ख़वारिज का खात्मा के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ गया है और रियासत के उस पार और रियासत के अंदर जो सहूलतकार मौजूद हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को लेकर जो सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इसके भी सख्ती से नोटिस लिया जाएगा। आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान हौज बख्श खान साहब। वेलकम करते हैं सर आपको प्रोग्राम में। अच्छा सर, जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा कि 80 की दिहाई से हम इंतहा पसंदी, बल्कि अगर कहा जाए कि मजहबी इंतहा पसंदी भुगत रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन अब हमने ये देखा है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, जब से जो है वो पाकिस्तान की वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और ख़ास तौर पे अभी गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए हैं और पाकिस्तान के बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटी जो नौजवान हैं वो भी शहीद हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में। और एक अहम जो डेवलपमेंट सामने आई है कि इसे आप पॉलिसी का एक हिस्सा कह लीजिए कि DGISI जो है उनका ताजिकिस्तान का दौरा हुआ है और जिसमें एक तो मकसद ये था कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो हमवार बनाए जाएं और दूसरी जानिब जो था वो तालिबान, ख़ास तौर पे अफगान तालिबान को ज़रा ख़बरदार किया जाए। जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ, आपको सवाल नहीं समझ आया मैं जी। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि 31 दिसंबर को DGISI ने ताजिकिस्तान का दौरा किया है। आप इस दौरे को किस तरह देखते हैं पाक अफगान ताल्लुकात को लेकर और तालिबान को लेकर? देखिए बीबी, मैं आपसे अर्ज करूं कि जिस तरीके से हमारे यहाँ जो है ना मामला चल रहे हैं पुराने वक्तों से ऐसे ही हैं। ये रीजन हमेशा यहाँ पे मजहबी रुझानात पाए जाते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है। उसके बाद जब पाकिस्तान में असेंबली के क्या कहते हैं इलेक्शंस हुए, 70 में इलेक्शन जब हुए तो उसमें अच्छा चंक जो था जमीयत उलमाए इस्लाम, उस जमाने में मुफ्ती महमूद साहब थे, उनकी पार्टी का था। और उसके बाद उनसे ब्रेक अवे पीस भी था उनका, मौलाना समीउल हक थे शायद जी। इस तरह से तो आपकी हमारी जितनी भी सियासत है पाकिस्तान की असेंबलीज में, सब में ये जो है मजहबी रुझानात वाली पार्टियां बहुत आगे आ गई हैं। और अफगानिस्तान आपको पता है वो वहाँ की सोसाइटी में भी यही हाल है। वहाँ पे अपने मजहबी जो रुझानात कुछ ज्यादा ही हैं और कौमियतें दोनों तरफ एक तरह की बड़ी हुई हैं। तो यकीनन मजहबी रुझानात जब आ जाते हैं तो उसके बाद फिर बहुत सारी मसाइल उठ जाते हैं। और जिस तरह से 9/11 के बाद तो मसला ये हुआ कि मरकज बना दिया गया अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कि जनाब जो कुछ उठ रहा है यही उठ रहा है जी। इंटेलिजेंस बेस्ड आपने कहा ऑपरेशंस, बिल्कुल ये तो जरूरी होते हैं किसी भी मुल्क के लिए। लेकिन मुझे थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, इसके ऊपर इतराज ये हो जाता है कि इंटेलिजेंस बेस्ड जो है ना जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें कोई वो क्या क्या कहते हैं जीरोइंग नहीं होती, कोई जीरो हो और सही किस्म का हो। कुछ लोग गलत भी बात बता जाते हैं लोगों को। अच्छी बात है कि हमारे DGI जो है वो गए हैं बराबर के मुल्कों में जहाँ से यहाँ पे फ्यूल अप करते हैं, पंप अप करते हैं। और क्या कहते हैं ये रीजन भरा हुआ है और बहुत फर्टाइल है दहशत गर्दी के लिए। तो इस वजह से आप देख लीजिए कोई भी आउटफिट बना है, तालिबान बने, दाइश बना, कुछ और बना, जो भी है उसमें यहाँ से आदमी जाने के लिए तैयार बैठे और फ्यूचर में कोई भी हो। तो ये है कि दहशतगर्दी में लोगों ने अपने लिए फायदे ढूंढे हुए। इस फायदे को खत्म करने के लिए जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स आती हैं हमारी, उन्होंने कोई इंतजामी मामला ऐसे ठीक नहीं किए, न सियासतदानों ने अच्छा काम किया कि हम अपनी सोसाइटी को साफ सुथरा रखें ताकि
कोई भी एडवर्स किस्म के कोई काम यहाँ पे ना हो। तो ये हम हमेशा इसी में फंसे हुए हैं कि जी अफगानिस्तान से हो रहा है हमारे साथ, अफगानिस्तान कहे पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है, और इंडिया तो हमको सर समझता ही है कि पाकिस्तान ही जो है ना ईविल है और कोई नहीं है जी। सर 20 साल तक देखिए हम जिन्हें सपोर्ट करते रहे अफगानिस्तान को, अब वो हमारी बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। शायद आपकी नज़रों से कई बार ये बात गुजरी होगी, DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें भी बात कही गई कि हम बारहा अफगानिस्तान को ये बात कह रहे हैं कि वहाँ से जो दहशतगर्द यहाँ आ रहे हैं उन्हें रोका जाए। उनमें खवातीन का भी, एक अदीला खवातीन बच्चियाँ, उनका भी नाम शामिल है कि मजहब के नाम पे दहशतगर्दी की जा रही है, उकसाया जा रहा है, मगर वो बात हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। देखिए जी, मैं कह रहा हूँ कि आपको मुल्कों में इंतजाम होता है, बीबी अगर इंतजाम सही होता एडमिनिस्ट्रेटिव तो बहुत अच्छा हो जाता। मामला ये है कि अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक पेक्यूलियर कंडीशन है कि अफगानिस्तान वाले समझते हैं कि जनाब ये पाकिस्तान को जो जो ड्यूरेंट लाइन थी, जिसको लाइन ऑफ क्या कहते हैं कंट्रोल हाँ, कहते हैं लाइन हम, ऑफ कंट्रोल। पर यही मसला चलता था क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है, इधर इस तरफ की और उस तरफ भी लाइन के वो खानदान रहते हैं जिनके कुछ इधर कुछ उधर है। हमेशा से भुट्टो साहब के जमाने में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, तो यही बोन ऑफ कंटेंशन था। लाइन ऑफ कंट्रोल को ड्यूरन लाइन कहते थे, और जो पश्तून कौम परस्त थे वो इसको कहते कि जी ये हमारे दरमियान में वो क्या कहते हैं जो जुदा किया है हम लोगों ने अपने अजीजों से। और उसके बाद ये भुट्टो साहब कामयाब हो गए थे सरदार दाऊद से पार्लेज करके। उन्होंने मान लिया था कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल मान लेते हैं ड्यूरन लाइन को, ये बिल्कुल उस तरफ पाकिस्तान इस तरफ अफगानिस्तान। ये जब वो 77 के में जो वो गड़बड़ हुई 70 के इलेक्शंस के बाद, तो भुट्टो साहब 70s ने के बाद। सब किया। तो इसमें यही था कि जब नैब के जो थे लीडर्स थे, खान वली खान, नवाब खैरबख्श और सरदार अताउल्लाह खान और बाकी अजमल खटक वगैरह सब जब ये अरेस्ट थे, तो इनके ऊपर हैदराबाद साजिश केस चल रहा था, तो इस पे बात होती रही। तो भुट्टो साहब ने असेंबली में जब PNA की मूवमेंट चल रही थी, तो उन्होंने कहा था कि अगर कौम ने मुझे वो दिया, मौका दिया, तो इंशाल्लाह ताला मैं 3 खुशखबरियां सुनाऊंगा। वो खुशखबरी मैंने अपने वालिद से पूछी। माय फादर वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान एट दैट टाइम। तो मैंने कहा बाबा ये कौन सी 3 खुशखबरियां है? तो उन्होंने कहा कि एक तो हमने जो ना कोल्ड टेस्ट कर लिया है, इसका एटम बम का कोल्ड टेस्ट हो चुका है, ठीक है जी। ग्रेट। और उसके बाद दूसरा ये था कि पेट्रोल एक्सप्लोर हुआ है, उसको वो भी भुट्टो साहब ने ऐलान करना था। पेट्रोल की बोतल भी लाए थे वो, तो वो दिखाने के लिए कि पेट्रोल भी निकला है पाकिस्तान में। और तीसरी बात ये कि अफगानिस्तान से बात करके उन्होंने नैब वालों को वो देनी थी, एमनेस्टी देनी थी, वो केस खत्म करने थे। और उसके बदले में सरदार दाऊद जो थे वो लाइन ऑफ कंट्रोल मानने को तैयार थे, इसको ड्यूरेंट लाइन को। लेकिन फिर बदकिस्मती पाकिस्तान की इलेक्शंस हुए, धांधली का इल्जाम लगा, और धांधली का इल्जाम लगा उसके बाद वो हुई क्या कहते हैं मूवमेंट चली PNA की। बदकिस्मती पाकिस्तान की ये हुई कि PNA वालों ने धांधली के केस को ले जाके निजाम मुस्तफा में मर्ज कर बिल्कुल। दिया जी। वहां से इस वाली बात आ गई। और इस्लाम तो जाहिर है हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन ये कि फिर इस्लाम का भी एक चंक आ गया कि जी हमने ये करना है। न तो निजाम मुस्तफा पाकिस्तान में आया, न कुछ और आया। सियासत आई कौम परस्तों की, उन्होंने ये बदबख्ती डाल दी कि जनाब क्या कहते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पाकिस्तान है, ये लाइन ड्यूरन लाइन है, और ये जो है लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है। कौम परस्तों के हाथ से बात निकल गई, और जो है मुसलमान परस्त जो थे, इस्लाम की जो बातें करते थे, वो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स आ गए। जंगजू लड़ाका ये इलाका है, आपको पता है, थ्रू एजेस। तो बिल्कुल। ये एक मजहबी भी कितनी नस्लें बहुत है वहां पर। जी। तो अब ये कि फिर ये एक किस्म का क्या कहते हैं छोटे छोटे इनके सैटेलाइट्स हैं, जहाँ पे लोग वो करते हैं, अच्छा अपना सर, काम करते हैं जी। अच्छा सर देखिए जी अफगानिस्तान में भी देखिए 2 ग्रुप है ना, एक हक्कानी ग्रुप है और एक जिसे हम कहते हैं कंधारी ग्रुप है जो काबुल से बिलोंग करता है।
वो दो ग्रुप्स हैं। तो पाकिस्तान में भी पाकिस्तान भी जो है आपने देखा होगा रोज़ाना की बुनियाद पर, या अगर हम कह लें कि वीकली जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक्स की जा रही हैं और अफगानिस्तान में उनके ठिकानों पर। तो ये जो दो ग्रुप के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, इसका भी कुछ फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। देखिए, अगर ये सॉरी, अगर पाकिस्तान ये फायदा उठा रहा होता तो सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं करनी पड़ती, वहां पे जाके हम्म, ऑन ग्राउंड जो है ना एग्जैक्टली। करते। हम्म, सर्जिकल स्ट्राइक से जो है ना बच्चे मर जाते हैं, बच्चियां मर जाती हैं, औरतें मर जाती हैं, तो इस वजह से फिर लोगों को और ज्यादा जो है ना बहाने मिल जाते हैं, लड़ने का हम्म, बहाना बढ़ जाता है, नफरत बढ़ाते हैं इस तरह से। अगर हम्म, मैं तभी तो कहा कि अगर ये सर्जिकल बेस्ड हैं फिर तो हम्म, बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हैं। इसमें जीरो 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 होना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को, हमारे इदारों को वो पता करे कि ये कौन कर रहा है और जो कर रहा है कहाँ बैठा है, किस तरह से। सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं जरा थोड़ी सी, क्योंकि ऊपर से होते हैं, मुझे नहीं पता कि हम हम्म, कितना वो अंदर जाके मार सकते हैं उनको। और हम्म, मारने में ये कि हम उन्हीं को मार रहे हैं जो मारना चाहते हैं, या जैसे पिछली बार ऐसे हुआ कि उन्होंने कहा कि जी बच्चे बच्चियां औरतें मारी गई, तो इस हम्म, वजह से फिर मसला बड़ा हो जाता है। इस वजह से फिर ये है कि हम्म, मामला खराब हो जाते हैं। हम सदियों से ये जब जमीन बनी बिग बैंग के बाद तो ये इलाका तो हमारा साथ ही रहा। ना हम्म, अफगानिस्तान हो सकता है हमसे, ना हम अफगानिस्तान से दूर हम्म, हो सकते हैं। अब ये कि हमको एडमिनिस्ट्रेटिवली हम्म, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारी एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन भी मजबूत हो, अच्छी हो, और वजारत खारजा जो है उसको अफगानिस्तान को भी अपने उसमें ले ले। हम्म, लूप में के हम्म, काम करेंगे तो एक दूसरे के दुश्मन को अगर हम पहचानेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये अमन दुश्मन है, ये इंसान दुश्मन है। ये हम्म, खामखा के लिए लड़ रहे हैं। और अब तो पैसा आ गया है, अभी भी पैसे की खातिर हम्म। आपको पता है सब लोग भाई भाई से लड़ता है, तो अब ये मसला जो सर पैसा भी आ गया, टेक्नोलॉजी भी आ गई और तालिबान कंपैरेटिवली जो है वो ज़रा मॉडर्न भी हो गए। अच्छा, आप है। इतने सीनियर सियासतदान हैं, तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगी कि इतनी मैंने 80 की दिहाई से अब तक का जिक्र आपसे किया, वो बच्चे, वो नस्लें जवान हो गई, लेकिन अब भी कोई कोई भी जो है ना वो हल इस चीज़ का निकल नहीं पाया। ऐसा लगता है मुझे, मैं जब से इस टॉपिक को पढ़ती हूँ, मुझे लगता है हम सब एक गोल गोल घेरे में घूम रहे हैं, सब एक दूसरे के पीछे पीछे घूम रहे हैं। और जब कोई तालिबान के खिलाफ सख्त इक़दामात किए जाते हैं तो पाकिस्तान में मौजूद मजहबी जमातें जो हैं वो उनके लिए खड़ी हो जाती हैं। सबको पता है देखिए, मैंने टीटीपी आपसे पाकिस्तान के जो सरबराह हैं उसका ताल्लुक किस मजहबी जमात से। बिल्कुल जी, सबको मालूम है, सब जानते हैं। तो हम्म, इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस बेस्ड जो है ना वो इंफॉर्मेशन इतनी ठीक नहीं है, इतनी एग्जैक्ट एग्जैक्ट और हम्म, एक्यूरेट हो जाती तो फिर तो बहुत अच्छा था। हम्म, अब उनमें से उनको सिंगल आउट नहीं कर पाते किसी को भी। हम्म, तो फिर मसाइल यहीं पे उठ रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमारे मुल्क की और वहाँ के मुल्क की, वहाँ की हम हम्म, समझते हैं कि शायद थोड़ी सी प्रिमिटिव टाइप की है, लेकिन हमारे यहाँ तो हम तो प्रिमिटिव नहीं है। हम तो 47 से आजाद, हम्म, उससे पहले भी इंडिया में, तो हमारे पास तो सब कुछ था। अब ये मैं देखता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो जाएगी तो सब हम्म, मामला ठीक हो जाएंगे, वरना ये मामला बिगड़ते जाएंगे जी। हमारे हाथ में कुछ आ गए हैं जो हम्म, लड़ना जानते हैं, हम्म, एजुकेशन कम है, और फिर हम्म, उसके बाद आजकल के दौर में जहाँ सोसाइटी पैसे मांगती है, बाप बाप जो है बेटे से पैसा मांगता है, माँ जो है अपने बेटे से पैसा मांगती है, तो हम्म, उन लोगों ने अपना क्या कहते हैं उसको, हम्म, बिजनेस तो बढ़ाना है। हम्म, हम्म, बदकिस्मती से हम्म, बदकिस्मती से फ्रेंचाइजीज के लिए ये बस की क्या लॉ एनफोर्समेंट की के लिए कि आप हालात खराब कर दे, पैसे ले लें। तो अब हम्म, भी ये फ्रेंचाइजीज चल रही हैं, इनको हम्म, खत्म कोई नहीं कर रहा जी। इनमें से एक एक के बाद एक के बाद एक के बाद की बात की जा रही है। एक के हम्म, ये यही लोग आते हैं। हम्म, और मैंने आपको पहले कहा कि बदकिस्मती से है तो बहुत अच्छा खिता, हम्म, लेकिन ये कि ये खिता जंगजुओं से भरा हुआ है। फिर हम्म, वहां से अरब जो है वो भी जंगजू है, तो हमको सिर्फ इस्लाम को भी हमने नाम कर दिया, मुल्क को हम्म, अपने को भी, बहुत अच्छे हम्म, मुल्क को भी हम हम्म, अच्छी तरीके से स्टीयर नहीं कर रहे। हमको चाहिए होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारी हमारी खारजा पॉलिसी ऐसी हो हम्म, कि वो
वहाँ पे वो करे, क्या कहते बिल्कुल हैं। हमारी खारजा पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि जो एक मजबूत जिससे जो है वो क़याम अमन हो और ये मसला हल हो। हमें टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है रज़ाक खटी साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। खटी साहब, बात हो रही है तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात की। हमने ये देखा है कि एपेक्स कमेटी का भी जब इजलास हुआ तो वज़ीर आज़म ने वाज़े तौर पे पैगाम दिया कि फितनतुल खवारिज का जो खात्मे का वक्त अब आ गया है और जो सहूलतकार रियासत के अंदर मौजूद हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किस तरह देख रहे हैं आप इस सारी सिचुएशन को? बेनजीर, बहुत शुक्रिया आपका। हम्म। मैं आपको देहात की एक जो है वो एक कहावत सुनाता हूँ, एक किस्सा। हम्म। उसके बाद हम बात को समझने में थोड़ी हमें आसानी होगी। एक बंदे की जो है वो मुर्गी चोरी हो गई, हम्म। उसके बाद वो खामोश रहा। उसके बाद जब उसकी बकरी चोरी हुई, खामोश रहा। जब भैंस चोरी हो गई तो फिर उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। हम्म। तो एक बुजुर्ग उनके घर में था, उसने कहा कि भाई मुर्गी के जो है वो हम्म। पीछा करो तो तुम्हें भैंस मिल जाएगी। इशू ये है कि वो जो एक सैरीना के अंदर चाय के जो कप की जो प्याली थी वो हमारे गले पड़ी हुई है। मुझे ये बताएं कि फैज हमीद साहब को जरूरत क्या थी कि जब तालिबान ने टेक ओवर किया काबुल को या हम्म। पूरे अफगानिस्तान को, तो वो उनको ये क्या दुनिया भर को बताना चाहते थे कि हम जो है वो हमने उसको फतेह कर लिया है। हम्म। हम्म। इशू ये है कि हम्म। काबुल या तालिबान ने जब पहले भी उनको हम्म। काबुल को फतेह किया था, उसके हम्म। बाद 9/11 हुआ, हमने हमेशा अफगानिस्तान को अपना पांचवा सूबा समझा था। हम्म। वो खटी साहब, लोग इतने आपने बहुत पागल अच्छी नहीं। बात की और मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी। एक और मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली साहब ने हमें ज्वाइन किया है और ये सवाल अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अभी जैसे बात हो रही थी कि हम वहाँ पे जब तालिबान की हुकूमत आई और हम वहाँ पे जनरल फैज़ हमीद जो थे वो वहाँ गए और उन्होंने चाय का कप पिया और पूरी दुनिया को ये पैगाम देने की क्या ज़रूरत थी। तो क्या सर, क्या ज़रूरत थी उस वक्त? तो वो आपको पता है वक्त के मुताबिक, हर वक्त के मुताबिक मुल्कों की पॉलिसी भी चेंज होती है, प्रायोरिटीज भी चेंज होते हैं और नैरेटिव भी बदलते हैं। और फॉरेन पॉलिसी जो है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होती या परमानेंसी में नहीं होती। जिस तरह दुनिया के हालात होते हैं और जिस तरह एक मुल्क के पर्टिकुलर हालात होते हैं उसके मुताबिक वो तब्दील होती है। अब पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान की जिस दौर की आप बात कर रही हैं उसमें अफगानिस्तान के अंदर जितना अमेरिकन फौजों के निकलने का अमल और पीस का जितना अमल था, अमन का जितना दोहा मुज़ाकरात आपको याद है, मरी के मुज़ाकरात आपको याद है, उरमची के मुज़ाकरात हुए थे, तो उसमें पाकिस्तान का एक रोल था। अब उस रोल को असल में तो ये था कि जब दो प्लेयर होते हैं तो दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेज करते हैं और एक तरीके के मुताबिक चलते हैं। अब ये तो अफगानिस्तान से जो इस वक्त दहशतगर्दों की हुकूमत है और जो अपने आप को तालिबान तो कम है, वो तो इतने ज्यादा हैं और वो मुसलमान है जो मुसलमानों को मार के खुश होती है। तो अगर उन्होंने पाकिस्तान की पीठ में छुरा घोंपा है अपना फायदा उठा के, और वो फायदा उन्होंने सिर्फ इस वक्त ही नहीं उठाया बल्कि जब से अफगानिस्तान की लड़ाई शुरू हुई थी और रशियन फोर्सेस वहां पे आई थी उस वक्त से पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए खड़ा हुआ था। यहाँ पे आज जितने क्राइम है, जितने जुर्म है, इसके 80% जुर्म जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में आए थे और अफगान महाजरीन अपने साथ लेके आए थे। ये क्लैशनकोव कल्चर, गन कल्चर, हीरोइन कल्चर, ये सारे अफगान महाजरीन के साथ आया था और आज तक पाकिस्तान में चल रहा है। तो पाकिस्तान ने फिर भी उनकी मदद की। अब ऐसे शख्स को क्या कहें या ऐसे दोस्तों क्या कहें जो फायदा उठाने के बाद आपकी पीठ पे छुरा घोंपे, वो तो मुनाफों से भी बदतर होता है ना। तो पाकिस्तान उसमें एक पॉलिसी के तहत चल रहा था, उसमें उन्होंने, क्योंकि हमने वो तमाम प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट भी किया था और उसमें हम शामिल भी हुए थे, तो उस वक्त एक रोल था जो आईएसआई भी प्ले कर रही थी और एक अमेरिकन को जितना एटीज किया है, जो नेगोशिएशन पे लेके आए हैं, वो पाकिस्तान ही लेके आया था ना। तो अब उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। वो है ही उनका नेशनल कैरेक्टर ही ये है कि जिसको जो शख्स उस पर एहसान करता है वो उसको पीछे से गोला मारते हैं, गोली मारते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं। चाणक्य की एक पॉलिसी है ना, जो इंडिया का चाणक्य का फिलोसफर है कि अपने इंटरेस्ट के लिए अगर दोस्त को भी मारना हो तो मार दो। अगर वो इस फिलोसफी को फॉलो कर रहे हैं तो जो पाकिस्तान अब क्या कर सकता है? तो ये है कि आप दुनिया को ये बावर करा सकते हैं कि अफगानिस्तान ने कहा था
जब अमन लाने की कोशिश कर रही थी कि हमारी सरजमीन जो है वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। अब वो अपने उस वादे पे भी नहीं खड़े हुए। उनकी सरजमीन लगातार दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो रही, वो दहशतगर्दों को परवरिश दे रहे हैं। बिल्कुल परवरिश दे रही है, उन्हें वहां रखा जाता है, उन्हें मिनिस्टर्स का प्रोटोकॉल दिया जाता है। अच्छा, मैं ये सवाल पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन आपसे रिलेटेड ये सवाल है कि 31 दिसंबर को DGISI जो है तुर्कमानिस्तान गए और उन्होंने वहाँ पे दौरा किया और उसका मकसद जो था, आपको पता है कि एक ज़रा तालिबान को भी पैगाम देना था और एक पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको भी हमवार करना था। ये इस स्ट्रेटजी का आपको लगता है कि ये कामयाब स्ट्रेटजी रहेगी? ज़रा तालिबान को स्ट्रॉन्ग जो है वो मैसेज जाएगा पाकिस्तान की जानिब से? सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की अपनी इम्पोर्टेंस है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की अपनी जगह है। एक तुर्कमेनिस्तान की तो नहीं है, 5 रियासतें हैं जो बॉर्डर करती है अफगानिस्तान को। बिल्कुल। अब वहाँ पे जाके मुलाकात बात करना ही तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का, पाकिस्तान के एक ताल्लुकात डेवलप करने का एक महवर है ना, कि जी आप तुर्कमेनिस्तान के सदर से जाके मिले, उज्बेकिस्तान के सदर से जाके मिले। लेकिन सर उसमें एक कता कलामी की माजरा चाहूंगी, इसमें एक बात है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर नहीं गए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट में से कोई नहीं गया, DGISI गए हैं। ये तो फिर गवर्नमेंट का मामला है, गवर्नमेंट से पूछेंगे। DGISI अमूमन जाते रहते हैं, उनकी मुलाकात हो। इससे पहले भी ऐसे हुए हैं कि वो एक जो होता है अपना डिप्लोमेसी की सूरत में आप इनिशिएट कोई चीज करते हैं जिसको फिर आगे फर्दर लेके चलते हैं। एक आप कह दिए कि इनफॉर्मल मीटिंग होती है जिसमें आप कुछ खतरात से, या जैसे अगर DGISI गए हैं तो जैसे आपने तालिबान का जिक्र किया, या खित्ते के अंदर जो खतरात वकूफ पजीर हो रहे हैं, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के ऊपर भी इसका जो असर आ सकता है, जो अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दों की जो हुकूमत है, जो दहशतगर्दी इस खित्ते में फैला रही है, तो उस रिलेटिव पैरामीटर में वो कोई ऐसी मेरा ख्याल अनहोनी बात नहीं है। ये चीजें होती रहती है, मुलाकातें जो है वो चलती रहती है, तो ये भी उसी मुलाकात का एक हिस्सा होगी। बिल्कुल। खट्टी साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी और आपसे ये पूछूंगी कि ये जो रोजाना हम देख रहे हैं कि आप गवर्नमेंट की एक वाज़े पॉलिसी है कि जहां पे भी आप तालिबान को देखें, जहां भी दहशतगर्दों को देखें और उन्हें टारगेट करके, और उन्हें, जैसे मैंने कहा है, फितनतुल खवारिज का मुकम्मल खात्मा, ये वज़ीर आज़म ने भी कहा, एपेक्स कमेटी में भी ये डिसाइड हुआ। आपको लगता है कि इसके लिए एक बहुत वाज़े क्लियर कट पॉलिसी होनी चाहिए, जिस तरह रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो तमाम तर वाक़यात हैं वो बढ़ रहे हैं, और ये बहस जो है वो पार्लियामेंट के अंदर आनी चाहिए? नहीं, पार्लियामेंट का ही काम है, क्योंकि ये सियासी फोर्सेस का काम है, उन्हें करना पड़ेगा। लेकिन इसकी जो है वो आपको तकरीबन 40 साल से आप इस चीजों को देखें ना, कि हमने हमेशा अफगानिस्तान को अपने असासा समझा। सोवियत जो जहाद था सोवियत यूनियन के खिलाफ, उसके बाद 9/11 आया, उसमें भी सारी चीजें थी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है ना, वो अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, इशू ये था कि जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज किया कि फैज हमीद गए ही इसीलिए थे कि अफगान तालिबान जो हैं वो TTP को लगाम देंगे ताकि वो हमारे इलाकों के अंदर आकर दहशतगर्दी न करे। लेकिन आपको बिल्कुल याद करना चाहिए, ये चीजें रिकॉर्ड पर हैं, और अब तो जो है वो पार्लियामेंट पर भी ये आ गई हैं कि इमरान खान के दौर में तकरीबन जो है वो खुद DGISPR ने भी कहा कि 30 से 40 हजार लोग अफगानिस्तान से यहाँ बसाए गए। सवाल यहाँ मेरा सिर्फ ये है कि क्या रोशनी से आती है जिंदगी में रौनक, और हम बेफिक्र होकर लग जाते हैं जीत की लगन में। और जब बात हो घर की और अपने प्यारों की जिंदगी में रोशनी लाने की, तो फिर मेरा इंतखाब है पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इन्वेरेक्स। पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम, ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज, मुल्क भर में पहला 35 से जायद शहरों में आफ्टर सेल सर्विस का नेटवर्क, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मॉनिटरिंग टीम जिससे मिले फौरी रिस्पांस, 5 साल वारंटी की बेफिक्री और मिलियन सेटिस्फाइड कस्टमर्स का एतमाद। इन्वेरेक्स, मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन।
ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज। इन्वरेक्स को बनाता है पाकिस्तान का नंबर 1 सोलर ब्रांड इन्वरेक्स। मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन।